चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलिए आज आपके सामने फिर जय सिंह सर एक नई क्लास लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की सामान्य स्थिति पर कोई भी एक पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अभी हम लोगों ने अच्छी स्थिति पढ़ा, निरक्षी स्थिति पढ़ा। आज हम एक जनरल पॉइंट पर पढ़ेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो देखिए इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। उन कॉन्सेप्ट के बगैर हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को यदि आप रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं, तो ये डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है? तो देखिए सारे बच्चों को पता होगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में सारे बच्चों को पता है एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज होता है और उनके सेंटर के बीच की दूरी होती है 2L। ठीक, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ये कौन सी स्थिति हो गई? एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्षीय स्थिति पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है E इक्वल 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, ये फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। ठीक, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी? 2L हो गई। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट P हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल 1/4πε0 p/r³। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो देखिए ये होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है। और हमारा जो ये निरक्षीय स्थिति होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखनी है सारे बच्चों को कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजिशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है, और डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे होता है। इसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पे ये जरा ध्यान से देखिए, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती 1/4πε0 p/r³, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तीसरी बात एक और देखिए, हम यहाँ पे P पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर P हमारा जनरल पॉइंट नहीं है, ये P जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसे P से लिखते हैं और P इक्वल होता है Q × 2L। तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक जनरल सा फिगर बना दिया और ये है P वेक्टर। ये क्या है? P वेक्टर, यानी P का डायरेक्शन ये है, देखिए जरा गौर से। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल यदि मोमेंट है हमारा P, तो इसका मतलब है इधर माइनस चार्ज होगा और इधर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। तो ये बताओ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, तो ये किसका होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल का होगा। ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका निगेटिव पॉइंट इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। तो ये देखिए हमारा एक नया इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर था तो इधर होगा प्लस चार्ज और इधर होगा माइनस चार्ज। इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर बना दिया, सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करना पड़ेगा, तो इधर बना दीजिए प्लस चार्ज और इधर बना दिए माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना सीखना है। सपोज करो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दे दिया, ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो बताओ प्लस चार्ज कहां होगा?
इधर होगा हमारा प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज कहाँ होगा, इधर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो ये बात सीख गए कि नहीं सीख गए सारे बच्चों को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यदि हमें दे रखा हुआ है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल हमें बनाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो बनता है उसका एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब देखिए दूसरी चीज तो, और हाँ अगला कंपोनेंट्स। देखिए सारे बच्चों को कंपोनेंट्स क्लास 11th में पढ़ाए गए होंगे। किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर ए आ गया, तो ये देखिए वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर ए का टेल है। अब हमें इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो इसके टेल पर एक लाइन ये एक्सेस और एक ये वाई, दो एक्सेस खींच लेते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये दिया गया वेक्टर किस अक्ष के साथ एंगल बना रहा है। यदि ये एक्स के साथ एंगल बनाएगा थीटा, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो एक्स की डायरेक्शन में होगा ए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में होगा ए साइन थीटा। यदि मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई एक वेक्टर है एफ, अब हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने, तो मैं इसके टेल पे पहुंचूंगा, टेल पे एक दो एक्सेस खींचूंगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब हमें ये देखना होता है कि ये दिया गया वेक्टर किस एक्स के साथ एंगल बना रहा है। यदि मैं कह रहा हूं इस एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट्स और इधर होगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स। और जब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकल आते हैं तो वेक्टर की वैल्यू प्रभावी नहीं रहती है, अब उसके कंपोनेंट्स प्रभावी हो जाते हैं। हमें इन पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सबने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। और एक चीज और भी पढ़ा होगा, यदि दो कंपोनेंट्स हमारे या दो वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, यदि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 20 से होके जाता है और आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमको ये कॉन्सेप्ट जनरल से याद रखनी है और अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बनाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है और इन्हीं की मदद से हम डेरिवेशन प्रूव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। चलिए ये इसका माइनस और ये प्लस पॉइंट हो गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम है ए पी, जो एयर मीडियम में रखा है। अब मान लीजिए इसका ये मिड पॉइंट है। अब हमें ना तो अच्छी स्थिति लेना है ना ही निरक्षी स्थिति लेना, बल्कि जनरल पॉइंट लेना है। हमने यहां पर एक जनरल पॉइंट ले लिया P और इसको मिड पॉइंट से मिला दिया और ये डिस्टेंस मानी R और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया जो एयर मीडियम में रखा है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर जनरल स्थिति पर सामान्य स्थिति पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं इसके लिए। तो जरा गौर से देखो, ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये निगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज। अब बताओ इस इलेक्ट्रिक डायपोल जो AB है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये P होगा माइनस से प्लस की ओर। तो अब बताओ ये वेक्टर होता है कि नहीं होता है। तो सपोज करो ये हमारा वेक्टर है और ये मिड पॉइंट हो गया और ये R दूरी पर एक पॉइंट P था, ठीक, जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो एक काम करते हैं, इसको P नहीं लेट करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम, कोई अदर पॉइंट ले लेते हैं, M पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे P जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ रहा है और P भी एक जनरल पॉइंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, अब ये P वेक्टर है तो देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये एंगल है, तो हम इस P के क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो इस जब P का कंपोनेंट्स निकालेंगे तो बताओ इस x के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकलेगा हमारा P cos थीटा और इस x के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकलेगा हमारा P sin थीटा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा AB रखा हुआ है, जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, हमने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले। तो अब देखिए इस x में, इस डायरेक्शन में कितना होगा कंपोनेंट्स, P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, P sin
थीटा। तो अब बताइए ये जो P cos थीटा है ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये जो P sin थीटा है ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब जरा गौर से देखो, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है ना, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, प्लस चार्ज, और इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये एक नया इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया A1 B1, जिसका गौर से देखिएगा, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है हमारा, P cos थीटा। अब दूसरा देखिए, ये इसका कंपोनेंट्स आया, P का एक अलग कंपोनेंट्स आया हमारा P sin थीटा। देखिए इसका ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और पीछे क्या होगा, इसका निगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया A2 B2। तो इस तरह से हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल आ गए, एक आ गया A2 B2 और एक आ गया A1 B1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक डायपोल AB था, हमने इस AB इलेक्ट्रिक डायपोल के जो मोमेंट था इसका P, उसके दो कंपोनेंट्स निकाले, तो एक निकला P cos थीटा, तो P cos थीटा की वजह से एक नया इलेक्ट्रिक डायपोल बना A1 B1, और दूसरा कंपोनेंट्स निकला P sin थीटा, जिसकी वजह से एक दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल बना A2 B2। तो अब बताइए हमारे पास दो अदर इलेक्ट्रिक डायपोल आ गए, और सारे इलेक्ट्रिक डायपोल का मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखिए, मैं आपको फिगर के द्वारा बताना चाहूंगा। जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये देखिए इसका एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, क्या है, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा गौर से देखिए, जो हमारा A1 B1 इलेक्ट्रिक डायपोल है, जरा इसको देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारा A1 B1। तो बताइए इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन ये है कि नहीं है, तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सबको पता है। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा A1, देखिए जरा A1 B1 द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र, सबको पता वो होगा E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एक्सियल पोजीशन इनटू वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। तो बताओ इस A1 B1 इलेक्ट्रिक डायपोल का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है, P नहीं है, P cos थीटा। तो P cos थीटा अपॉन मिड पॉइंट से M की डिस्टेंस कितनी है, R, तो अपॉन क्या आ गया, R3। और अब बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, जरा गौर से देखिए, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन पे होगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया E1। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल कौन सा हो गया, A2 B2। अब जरा गौर से देखो, A2 B2 के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र, तो वो कितना आएगा, E2। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया A2 B2। तो जरा गौर से देखो, ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से ये कौन सी निरक्षीय स्थिति हो गई, तो आप बच्चों ने पढ़ा होगा निरक्षीय स्थिति पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, वो देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा। तो गौर से देखिए ये निरक्षीय स्थिति हो गई, तो निरक्षीय स्थिति की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया माइनस, और ये हमारा प्लस हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, देखिए हमारा E2। ठीक, ये देखिए, तो अब बताओ इस A2 B2 इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, P sin थीटा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R³ आ गया। तो इस तरह से हमारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आए। तो देखिए A1 B1 इलेक्ट्रिक डायपोल, ये देखिए जरा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना था, P cos थीटा। इसकी वजह से
अक्षीय स्थिति पर जो M बिंदु है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, E1। डायरेक्शन देखिए ये आ गया, A2B2 इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति पर M बिंदु होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 होगा, और इसका डायरेक्शन ये देखिए हमारा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट अपोजिट, ठीक, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताई थी। तो अब बताइए जरा यहां पर फिगर को ध्यान से देखो, पॉइंट M पर आ जाइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E2। अब जरा गौर से देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर, जैसे मान लो एक वेक्टर A है, एक वेक्टर ये हमारा B है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो 20 से होके जाता है, और R इक्वल होता है फार्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये E होगा, यानी 20 से होके जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो होगा E इक्वल अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। तो E इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट, चलिए E1 कितना निकला हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान R³ पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है हमारा, P साइन थीटा अपान R³ का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2E1 E2 की वैल्यू cos 90, cos 90 का मान 0 होगा, तो ये पूरा पद 0 होगा, तो मैं यहाँ पे इस टर्म्स को हटा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखना हूँ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखो सारे बच्चों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पदों में है, और स्क्वायर भी है तो कॉमन हो जाएगा, और जब बाहर आएगा तो इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, यहां से देखिए P हमारा, ये जो P लिखा हुआ है इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो P स्क्वायर का मान आएगा, इससे भी P स्क्वायर, तो P बाहर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ P भी बाहर आ जाएगा, P को भी बाहर कर लिया। इसी तरह से R³ भी देखिए, यहाँ भी R³, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पदों में देखिए है, और स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, P अपान R³ दोनों टर्म्स में है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं इसको, अब देखिए यहां पे आ गया। अब सारे बच्चों को सर्वसमीका पता है मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहां से बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 काज स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। अब देखिए काज स्क्वायर थीटा को 4 काज स्क्वायर थीटा में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ अंडर रूट 3 काज स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन निकल करके आया E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ अंडर रूट 1 प्लस 3 काज स्क्वायर थीटा।
तो ये देखिए जनरल पॉइंट पर आ गया। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको फिगर को अच्छे से मेंशन करना है, अच्छे से समझना है कि देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए भी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल था जिसके मिड पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट एम था जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और हमने माना कि जो इसको एम को बिंदु ओ से मिलाया तो इसकी डिस्टेंस जो आर थी वो यहाँ से थीटा एंगल पर था। इसके बाद हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P था उसके दो कंपोनेंट्स निकाले। तो इस डायरेक्शन में निकला हमारा P cos थीटा और इधर निकला P sin थीटा। तो ये जो P cos थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकला ये A1 B1 इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करता है, और हमारा जो P sin थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकला वो A2 B2 इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करता है। तो अब हम A1 B1 ये देखे जो हमारा था, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पॉइंट एम पर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ये अच्छी स्थिति पर निकलेगा। इसके बाद A2 B2 के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तो निरक्षी स्थिति पर वहां पर E2 निकलेगा। चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए उनका परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, E = E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। इस तरह से E1 E2 की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा ये डेरिवेशन निकल कर आ गया। बच्चे इसे नोट कर लेंगे पूरा। नहीं, निरक्षी स्थिति है। हाँ। तो इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको नोट कर ले। अब जैसे देखिए हम अक्षीय और निरक्षी वाला निकालना चाहते हैं, तो सपोज करो मैं A2 जो हमारा A1 B1 है अक्षीय स्थिति करना चाहता हूं। तो अब देखिए जरा अक्षीय स्थिति पर, तो इसको घुमाकर इधर कर दीजिए, इसके पैरेलल ले आइए। इसको जब घुमाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0, तो थीटा 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। तो देखिए E इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 + 3 cos 0 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो देखिए हमारा 2P/r³ निकल आया। यदि हम निरक्षी स्थिति पे लेना चाहते हैं तो जस्ट इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 कर दो तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा तो P/r³ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी अन्य बिंदु पर या सामान्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। कभी कभी ये पूछ लेता है इस पॉइंट के निर्देशांक r, थीटा है, ठीक, सामान्य बिंदु जिसके निर्देशांक r, थीटा है उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो r यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा और थीटा हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की किसी अन्य स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। अब कभी कभी इसमें दिशा डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो जरा वो देखिए। तो ये हमारा परिणामी वेक्टर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो E1 के साथ फाई एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है फाई, तो इसको देखो यहां से मिला दीजिए, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए। तो इसमें बताइए tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, tan फाई इक्वल क्या आ जाएगा, ये फाई है तो ये साइड, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, यानी E2 बटे ये क्या निकलेगा E1, ठीक है। तो अब बताइए E2 कितना निकला था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r³ E1 कितना निकला था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos θ/r³। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, देखिए P से P कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर आ गया sin θ/ नीचे आ गया हमारा 2 cos θ। अब बताइए sin θ/ cos θ क्या होता है हमारा tan θ, तो tan θ/2, तो हमारा tan फाई इक्वल कितना आ गया tan θ/2 आ गया हमारा। तो इस तरह से इसका हम फाई भी निकाल सकते हैं, या फाई इक्वल tan इनवर्स tan θ/2 निकल आएगा हमारा, फाई एंगल निकल आएगा डायरेक्शन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल की जनरल स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसे बच्चे नोट कर लेंगे, समझ लेंगे।